बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डेडलाइन। नाज़रीन, प्रोग्राम में बात करेंगे आज मौसमियाती तब्दीली पर। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो होने जा रही है, 14 अगस्त से पहले वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को प्लास्टिक फ्री बना दिया जाएगा। यानी आप प्लास्टिक के शॉपर्स आप इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। जो दुकानदार प्लास्टिक के शॉपर रखेंगे और उसमें चीज़ें देंगे, उनके खिलाफ क्रैकडाउन भी किया जाएगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी दफातर में प्लास्टिक को बैन कर दिया गया। और हुंजा जो है नाज़रीन, एशिया का पहला ऐसा शहर करार पाया जिसे ग्रीन सिटी का दर्जा दिया गया और वहाँ से प्लास्टिक अभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, मुस्बत डेवलपमेंट है जिस पर काम हो रहा है और इस पर पॉलिसी बनाई जा रही है। सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं, इसके अलावा मुल्क के दीगर शहरों में भी इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। कौन सी वजूहात हैं जो कि जिन्होंने मजबूर किया है कि हमारे पॉलिसी मेकर्स इस बात पर मुत्तफिक हों कि इस्लामाबाद को प्लास्टिक फ्री कर दिया जाए। नाज़रीन, सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान ने पिछले साल सेनेट में एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें कहा था कि 55 अरब रुपए के सालाना जो है प्लास्टिक का कारोबार होता है और जो प्लास्टिक के शॉपर्स हैं वो ज़मीन में जाके डीकम्पोज नहीं होते, जिसकी वजह से माहौलियाती आलूदगी का वो सबब बनते हैं। और इसको किस तरह से एलिमिनेट किया जा सकता है, ये तजावीज़ भी दी गई थी। अब उस पर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हो रही है और तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट का ये मोटिव भी है कि ये किसी न किसी तरह माहौलियाती आलूदगी को ख़त्म किया जाए और पाकिस्तान को ग्रीन एंड क्लीन बनाया जाए। इसी कैंपेन का एक हिस्सा है। इससे पहले सुनामी ट्रीज़ के नाम से एक कैंपेन लॉन्च की गई थी और अभी भी मुख्तलिफ कैंपेन्स लॉन्च की जा रही हैं जिसमें दरख्तों की पैदावार को बढ़ाया जा रहा है। आज हम पूरे प्रोग्राम में अपने यही डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम अपने माहौल को बेहतर बना सकते हैं, किस तरह से इस्लामाबाद को मज़ीद खूबसूरत बनाया जा सकता है और इस पॉलिसी का क्या फ़ायदा होगा इस्लामाबाद को। जो पॉलिसी मेकर्स हैं जिन्होंने ये पॉलिसी बनाई है, आज वो हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे जानेंगे कि इसके फ़वाइद क्या हैं और किस तरह से क्रैकडाउन किया जाएगा अगर आप हुकूमत की तरफ से जो हदायत दी गई हैं उन पर अमल नहीं करते। तो चलिए जानते हैं, हमारे साथ मरियम मौजूद होंगी जिनसे हम पूछेंगे कि क्या वजूहात हैं जिसके बायस उन्होंने ये डिसीजन लिया कि और ये पॉलिसी बनाई कि शॉपर को मुकम्मल तौर से इस्लामाबाद से एलिमिनेट कर दिया जाए। नाज़रीन, हमारे साथ इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट मरियम शब्बीर मौजूद हैं और इनसे जानेंगे, बात करेंगे इनसे कि आखिर इस्लामाबाद को प्लास्टिक फ्री क्यों किया जा रहा है। देखिए, इसमें ऑब्वियसली आप यहाँ आउटडोर भी शूट कर रहे हैं तो आपकी सबसे पहले जो आके नज़र पड़ी होगी वो डिफरेंट प्लांट्स के नीचे शॉपिंग बैग्स पे पड़ी नज़र आएगी, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। इसी तरह आप किसी भी टूरिस्ट साइट पे जाएं, किसी रेस्टोरेंट में जाएं, कहीं बाहर निकल जाएं तो हर जगह आपको प्लास्टिक बैग नज़र आते हैं, स्ट्रॉज मिलेंगी, सिगरेट बट्स नज़र आएंगे जिनके ऊपर भी प्लास्टिक होता है। तो इस वजह से ये जो काइंड ऑफ मेस क्रिएट करते हैं, तो विजुअली अच्छे नहीं होते। दूसरा, जो आपकी वाटर है, जो ड्रेनेज पाइप हैं, उनके अंदर ये फंस के आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। आप ट्विन सिटी इस्लामाबाद और पिंडी से जब बाहर निकलते हैं तो आप डिफरेंट नालों में देखें जो उनकी सिचुएशन है, क्लॉग हो जाते हैं। तो इस वजह से भी इस पर बैन लगाना बहुत ज़रूरी था। तो एक तो इसका ये एंगल है, लेकिन एक और जो इसका एंगल है डेफिनेटली वो इंटीग्रेटेड, अगर हम एक तरह अप्रोच की बात करें तो उसमें आपके ओवरऑल एनवायरनमेंट की क्वालिटी को भी इम्पैक्ट करता है। यानी पाकिस्तान अपनी पोजीशन बेहतर करना चाह रहा है, इस वजह से ऐसे इकदाम उठा रहा है। जी, जो मौजूदा हुकूमत है, इसके स्टार्ट से ही हम देखें तो इनके बड़े सीरियस इन्वायरमेंट के लिए इनिशिएटिव हैं। 10 बिलियन ट्री सुनामी की बात करें तो उसमें वो बहुत ज़बरदस्त जा रहे हैं। केपी में उन्होंने डेफिनेटली उनकी एक सक्सेस थी किया। इसी तरह उन्होंने जो प्लास्टिक को लेके अवेयरनेस काइंड ऑफ अभी स्टार्ट की हुई है। डेफिनेटली इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जिसमें ख़ासतौर पे आपका इंडस्ट्रियल जो तबका है वो काफ़ी शोर में चाह रहा है, क्योंकि 2013 में भी रेगुलेशन जब बनाई गई थी तो उस वक्त भी उनको कहा गया था कि आप ऑल्टरनेटिव्स पे बात करें, आप ऑल्टरनेटिव लेकर आएँ, कोई और चीज़ आप बिज़नेस के लिए यूज़ करें, क्योंकि प्लास्टिक के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स भी होते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वो स्टिल अभी तक इंडस्ट्रीज़ ने नहीं किया है। डेफिनेटली वो इसलिए शोर मचा रहे हैं। तो जो गवर्नमेंट का ये इस्लामाबाद बेस लेवल से स्टार्ट करने का आइडिया था, वो भी इसी वजह से है क्योंकि इस्लामाबाद में सिर्फ एक आपकी प्लास्टिक की इंडस्ट्री है और उसको कन्विंस करना गवर्नमेंट के लिए बड़ा मुश्किल काम नहीं था। इससे पहले हुंजा में जो है हमने देखा कि बिल्कुल प्लास्टिक फ्री और उसे ग्रीन सिटी का दर्जा दिया गया। तो क्या इस्लामाबाद में वही पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो सकती है, डू यू थिंक? देखिए, हर एक जो एरिया होता है उसके अपना कॉन्टेक्स्ट होता है, और पॉलिसी हमें एरिया के अकॉर्डिंगली फिर चेंज करनी पड़ती है। अगर आप हुंजा में देखें तो आपको शायद प्लास्टिक प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री को इस तरह से नज़र नहीं आएगी। आप हुंजा में जो टूरिस्ट हैं वो आपको बहुत ज़्यादा प्लास्टिक का गंद मचाते नज़र आएंगे, लेकिन वहाँ के लोकल्स आपको इस तरह की कोई हरकत करते नज़र नहीं आएंगे। तो
आप मेरे ख्याल से वो एक रीज़न ये भी है कि वहाँ की कम्युनिटी बहुत ज़्यादा नाज़रीन लिटरेट है, लिटरेसी रेट हाई है, जिसकी वजह से वो ख़ुद भी अपने माहौल का ख्याल रखते हैं। और यही वजह इस्लामाबाद को भी चूज़ किया गया है कि यहाँ पे चूँकि पढ़े लिखे अफराद की तादाद ज़्यादा है, ताकि लोग समझें और अपने जो माहौल को वो बेहतर बनाने की कोशिश करें। डेफिनेटली यहाँ पे पढ़ी लिखी आवाम तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस तरह से सिविक सेंस अभी उस पर शायद काम करने की ज़रूरत है। सिविक सेंस हमारी नहीं है। ईद के बाद भी आपने फ़ौरन देखा होगा कि फैसल मस्जिद के बाहर किस तरह से प्लास्टिक के ढेर लगे हुए थे सारे। तो ये हर एक पब्लिक जगह का आपने बात की है तो यहाँ पे मैं मेंशन करना ज़रूरी समझता हूँ नाज़रीन। ईद के बाद जो है हमने देखा कि ट्रेल 5 हो, 6 हो, मार्गला हिल्स का या फिर फैसल मस्जिद हो, इतना गंद हमें नज़र आया। और कुछ नौजवान लड़के ऐसे थे जिन्होंने वॉलंटियर वहाँ पे काम किया और वो गंद उठाया। आज वो प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे और इस सेगमेंट के बाद हम उनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे क्या वो ट्रिगरिंग फोर्स है, किस जज्बे के तहत उन्होंने वहाँ पे काम किया है। तो आप कह रही हैं कि सिविक सेंस जो है इस्लामाबाद में भी कंपैरेटिवली बहुत वीक आपको नज़र आ रही है, कम है, लोगों को पता नहीं है इतनी चीज़ों का। डेफिनेटली। और शायद उस तरह से आवाम को ब्लेम भी नहीं कर सकते हैं आप। बाकी कंट्रीज़ की अगर आप देखें तो उसमें आपके जो बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपके स्कूल में जैसे ही एंट्री होती है वहाँ से उसकी स्टार्ट कर दी जाती है। जैसे उनको बताया जाता है कि आपने ट्री प्लांट करना है, आपने माहौल को लिटर नहीं करना, आपने प्लास्टिक को किस तरह से डिस्पोज ऑफ करना है। तो ये चीज़ें हमारे स्कूल लेवल पर सिखाई नहीं जाती हैं। तो वही आते हैं, हम जब बड़े होते हैं तो हम वही हरकतें फिर करते हैं, पब्लिक में जाएँ या जिस जगह भी जाएँ। तो मेरा ख्याल है कि अभी यूथ डेफिनेटली बहुत एनर्जेटिक है, उसको ऑन बोर्ड लेंगे। मीडिया बहुत अहम किरदार अदा डेफिनेटली कर रहा है, लेकिन अवेयरनेस की डेफिनेटली ज़रूरत होगी और शायद पेनल्टीज़ की भी ज़रूरत पड़े, उसके बगैर हमने सीधा नहीं होना। अच्छा, पेनल्टीज़ की बात करते हैं। आपको प्रोग्राम में बुलाने का मकसद भी ये है कि आपने कहा कि वो जो पॉलिसी दी गई है, जो पॉलिसी बनाई गई है प्लास्टिक फ्री के हवाले से, उसमें आपने भी काम किया है। तो आप हमें बताएंगे कि क्या पॉलिसी बेसिकली बनाई गई है, क्या फ्रेमवर्क है, उसमें क्या क्या चीज़ें डाली गई हैं ताकि हमारे नाज़रीन आगाह हो जाएँ। देखिए, पॉलिसी का तो खैर बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, शायद आपका पूरा प्रोग्राम ही इसमें गुजर जाए, लेकिन मेन चीज़ें उसमें ये हैं कि एक तो इंडस्ट्रीज़ को टाइम दिया गया है कि वो अल्टरनेट पे काम करें। दूसरा, अवेयरनेस कैंपेन एक लॉन्च की जाएगी जिसमें मीडिया को भी इन्वॉल्व किया जाएगा, प्रिंट मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, मेन स्ट्रीम मीडिया को भी इन्वॉल्व किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस पर डिबेट हो, लोगों को अवेयरनेस दी जा सके। इसी तरह इंडस्ट्रीज़ को फिर 3 स्टेप्स में, क्योंकि इंडस्ट्री इसमें मेन चीज़ है, तो इंडस्ट्रीज़ को इसमें 3 स्टेप्स पे पेनल्टीज़ की जाएंगी। पहले स्टेप पे उनका कम फाइन होगा, सेकंड पे अगर वो वायलेट करते हैं तो ज़्यादा होगा, थर्ड पे मज़ीद होगा। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ पे जो जितनी कमर्शियल एरियाज़ में आपको शॉप्स नज़र आती हैं, वहाँ पे यूटिलिटी स्टोर्स जितने भी हैं, वहाँ पे उनको पहले इन्फॉर्म किया जाएगा कि आप जो हैं वो प्लास्टिक बैग यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर वो फिर भी करते हैं तो उनके खिलाफ फिर क्रैक डाउन भी किया जाएगा। अच्छा, ये ट्रैक डाउन की जो शिक है वो शामिल है बाकायदा तौर पे कि आप पहले उन्हें जो है आगाह करेंगे कि आप प्लास्टिक बैग्स को ना यूज़ करें और उसके बाद जो है बाकायदा तौर पर हुकूमत उनके ख़िलाफ़ क्रैक डाउन करेगी। एग्जैक्टली ऐसा ही है। जैसे इंडस्ट्रीज़ के खिलाफ पेनल्टी होंगी, ऐसे ही फिर उनके खिलाफ भी फ़ाइन इम्पोज होगा। तो क्या ये फ़ेज़ वाइज होगा क्या, यानी आप लोग पहले फ़ेज़ में इंडस्ट्री से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं उनको टारगेट करेंगे और फिर दूसरे फ़ेज़ में जो है वो उन लोगों को टारगेट किया जाएगा जो कि शॉपकीपर्स हैं, जो कि अपनी चीज़ें बेच रहे हैं प्लास्टिक बैग्स में? नहीं, ये फेजेज़ में नहीं होगा, ये एक साथ ही, जैसे 14 अगस्त से प्लास्टिक पे बैन लगने जा रहा है, तो इसमें इंडस्ट्री भी इंक्लूड होगी, इसमें शॉप्स वगैरह भी और सारे कमर्शियल एरियाज, ये सारी चीज़ें एक साथ इनिशिएट की जाएंगी, जिसमें डिफरेंट लोगों की, आई एम श्योर मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज और एडमिनिस्ट्रेटिव टीम्स को भी ऑन बोर्ड लेके उस पर काम कर रही होगी। अच्छा, इसके लिए क्या कोई एडवर्टाइजमेंट कैंपेन वगैरह हुकूमत की जानिब से लॉन्च की गई है या कोई ऐसी चीज़ जिससे शॉपकीपर्स बेसिकली आगाह हों? क्योंकि इस बुनियादी मकसद जो है लोगों को आगाह करना है, लोगों को इस बात की सेंस देना है कि ये जो शॉपर है ये हमारे माहौल के लिए नुकसानदेह है, जिसकी बुनियाद पर जो है पाकिस्तान जो है आप क्लाइमेट इंडेक्स पे आपने बताया 180 से 176 नंबर पे है। तो इसके लिए क्या मैसिव एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स होंगी? डेफिनेटली इसमें एडवर्टीज़मेंट कैंपेन्स भी हैं, जैसे मैंने आपको बताया, सोशल मीडिया कैंपेन्स भी हैं, डोर टू डोर जाके भी कैंपेन्स इसमें होंगी, क्योंकि पायलट इस्लामाबाद से इनिशिएट कर रहे हैं, तो इस्लामाबाद कोई बहुत बड़ा नहीं है, इसलिए इसकी
ये आइडिया के पीछे भी यही था कि इस्लामाबाद को एक रोल मॉडल के तौर पे करके फिर बाकी प्रोविंसेस में उसको रेप्लिकेट करेंगे, क्योंकि 3 प्रोविंसेस में तो पीटीआई की अपनी गवर्नमेंट है, उनके लिए ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। इसके अलावा एक चीज़ जो मैं बताना यहाँ पे ज़रूर चाहूँगी कि प्लास्टिक बैग की प्राइस भी बढ़ाने पे गौर किया जा रहा है, जिससे जो डिस्करेज जो है वो शॉपकीपर्स को भी डिस्करेज करेंगे कि वो उसको सेल भी उस तरह से ना करें, और जो आवाम है वो भी डिस्करेज होगी कि वो उस तरह से उसको यूज़ भी ना करें। अच्छा, यानी प्लास्टिक बैग्स की जब आप प्राइस बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिकली हम देखेंगे कि लोग जो है वो ख़रीदना बंद कर देंगे। नाज़रीन, बरतानिया में जो है प्लास्टिक इस तरह से कम किया जा रहा है कि वहाँ पे प्लास्टिक बैग्स जो हैं, यानी जब आप लेते हैं कोई चीज़ उसके बाद प्लास्टिक बैग का चार्ज किया जाता है ताकि डिस्करेज किया जाए और लोग ज़्यादा लेने पे मजबूर ना हों। लोगों की सोच को किस तरह से तब्दील किया जाता है, इसके हवाले से कोई वर्कआउट किया आप लोगों ने? लोगों की सोच को, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बाकी कंट्रीज़ में इस तरह से होता है कि जब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है तो उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में ये चीज़ डाली जाती है कि उसने माहौल का भी, उसकी जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन्वायरमेंट की, वो भी उसने ख़्याल में रखनी है। तो अभी रिसेंटली जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने इस पे काम किया है, मैं प्लास्टिक के हवाले से नहीं, मैं जनरली इन्वायरमेंट के हवाले से बताना चाहूँगी कि जैसे प्लांटेशन ड्राइव्स हम लोग करते हैं तो उसमें हम लोग स्कूल्स को ऑन बोर्ड लेते हैं, और उसमें स्कूल्स में जो बच्चे प्लांट कर रहे होते हैं हम उनको बताते हैं कि आपके नाम का पौधा है। इसमें उनकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है और ओनरशिप भी आती है कि अच्छा ये हमारे नाम का पौधा है तो हमने इसका ख्याल रखना है, इसको पानी देना है। एक तो ये होता है, और दूसरा छोटे बच्चों को टीच करने का फिर पर्पस ये भी होता है कि जब वो घर पे जाते हैं तो फिर बड़ों को भी सिखाते हैं कि आपने ये नहीं करना है। लेट्स सपोज जैसे कुछ केसेस में ऐसा था कि कुछ बच्चों ने अपने पेरेंट्स को मना किया कि आप ये सिगरेट पी के आप ऐसे ही फेंक रहे हैं आप बाहर, तो ये बहुत गलत बात है। हमने आज स्कूल में सीखा है कि आपने डस्टबिन में डालना है। तो फिर वो पेरेंट्स भी सोचते हैं कि अच्छा नहीं, हमने, हमारे बच्चों ने ये कहा है तो हमने आइंदा नहीं करना, और वो वाकई उन पे असर भी होता है। एक तो ये चीज़ होती है, और दूसरी ये है कि जैसे यूथ हमारा एक आप उसको पॉजिटिव साइड पे लगाएंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगी, आप उसको नेगेटिव साइड पे लगाएंगे तो वो आपके लिए डिस्ट्रैक्शन होगी। तो यूथ का जो पोटेंशियल है उसको यूज़ करते हुए अवेयरनेस रेजिंग कैंपेन्स भी डेफिनेटली इसमें हैं, जिसमें यूथ जो है वो कम्युनिटीज़ को भी इन्वॉल्व करके कर रही होंगी किस तरह से उन्हें काम करना है इसको। अच्छा, यानी आप इस बात पे कन्विंस्ड हैं कि इस्लामाबाद में हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। द रीज़न इज़ दैट कि इस्लामाबाद में एक इंडस्ट्री है, मतलब छोटे लेवल पे इंडस्ट्री है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री नहीं है इस्लामाबाद में प्लास्टिक के हवाले से। लेकिन जब हम इस कैंपेन को बड़े लेवल पे लेके जाना चाहें और हम पूरे मुल्क से चाहें कि इस चीज़ का ख़ात्मा हो जाए ताकि माहौल अच्छा हो, माहौल साज़गार हो, तो उसके लिए तो बहुत मुश्किल होगी। बहुत एक आप कह सकते हैं बड़ा पॉलिसी फ्रेमवर्क भी चाहिए, इसके साथ साथ अवेयरनेस भी चाहिए, क्योंकि इस्लामाबाद तो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा साफ़ भी है। बाकी शहरों को अगर देखा जाए तो वहाँ पे प्लास्टिक के शॉपर्स जगह जगह नज़र आते हैं, रैपर्स हमें जगह जगह पड़े नज़र आते हैं। तो उसके लिए क्या कुछ किया जाएगा? देखिए, अगर सिर्फ फेडरल लेवल पे चीज़ें होती तो फिर शायद उनके लिए इम्प्लीमेंटेशन हर एक प्रोविंस में कराना मुश्किल होता, लेकिन 18th अमेंडमेंट के बाद ये इन्वायरमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो प्रोविंसेस के पास अब हैं, और फॉर्चुनेटली इस गवर्नमेंट के पास 3 सूबों में हुकूमत है, जैसे मैंने पहले भी बताया, तो वो उनके लिए इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होगा। और मैं होपफुल हूँ, एटलीस्ट इस पर डिस्कशन स्टार्ट हुई है और मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी हम इसमें डिस्कशंस देख रहे हैं। हालांकि हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम पॉलिटिकल शोज़ के अलावा कभी इन टॉपिक्स पे ही देखेंगे। तो ये एक चेंज आ रहा है सोसाइटी में आहिस्ता आहिस्ता, एंड आई एम ऑप्टिमिस्टिक कि बाकी प्रोविंसेस में भी इसमें सक्सेस रेट होगा इंशाल्लाह। मरियम, क्या ऐसी पॉलिसी बनाई जा सकती है कि इसके बाद, इस्लामाबाद के बाद, अगर हमने अपने मुल्क को मज़ीद जो है सरसब्ज़ व शादाब बनाना है तो टूरिस्ट स्पॉट जितने हैं उन पर ये हुकूमत हदायत जारी कर दे कि वहाँ पे प्लास्टिक बैग्स आप यूज़ नहीं कर सकते। खैबर पख्तूनख्वा में जितने गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो कुछ टूरिस्ट स्पॉट ऐसे ज़रूर हैं नाज़रीन। देवसाई पार्क है, वहाँ पे पहले से एक बोर्ड लगा होता है कि आपने जो है यहाँ पे प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल नहीं करना, और वो बहुत खूबसूरत जगह है। तो ऐसा मुमकिन है? नहीं, बिल्कुल आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, चूँकि ये सीज़न भी ऐसा है कि टूरिस्ट बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे होते हैं डिफरेंट साइट्स पे। साइंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर जगह बोर्ड लगे हों कि इतना फ़ाइन आपको किया जाएगा अगर आपने एनवायरनमेंट को लिटर करने की कोशिश की, तो ये बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव रहेगा। इसके अलावा हमने जो गवर्नमेंट को सजेशंस दी थी उसमें तो इवन ये भी था, है बहुत छोटी सी, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का मैसेज कन्वे करती है कि जैसे आप लेट्स सपोज आप इस्लामाबाद टर्मिनल से लाहौर तक ट्रैवल जब कर रहे होते हैं,
या किसी भी और सिटी में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आपको जो बसेस में खाना दिया जाता है वो भी प्लास्टिक के रैपर्स में दिया जाता है, प्लास्टिक की बॉटल्स दी जाती हैं और स्ट्रॉज आपको जूस के साथ दी जाती हैं। तो अगर आप उनको सिर्फ लिमिट करना शुरू करते हैं, आप पैसेंजर्स को बताएं कि सॉरी वी आर नॉट अलाउड, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने कहा है कि हमने ऐसा नहीं करना है, तो इससे बहुत जितने आपके 20 या 30 के करीब पैसेंजर्स होते हैं उन पे एक अवेयरनेस चली जाती है। तो इस तरह के छोटे छोटे इनिशिएटिव से डेफिनेटली चेंज तो आता है। इस तरह के छोटे इनिशिएटिव से चेंज आता है और चेंज होना भी चाहिए। इसमें एक चीज़ वाज़ेह करने की ज़रूरत है, क्या प्लास्टिक के बर्तन भी इसमें शामिल हैं क्या, या फिर वो इस चीज़ से मुस्तस्ना है? नहीं, इसमें प्लास्टिक के बर्तनों पे उस तरह से डेफ़िनेटली जो लो क्वालिटी हैं, आप बर्तनों में भी क्वालिटी डिफरेंट होती है। जो हाई क्वालिटी हैं उस पे तो उस तरह से इम्पोज़ नहीं है, लेकिन जो लो क्वालिटी हैं डेफ़िनेटली उन पे है। लेकिन एक आपके नाज़रीन के लिए अगर मैं बताती चलूँ कि अगर आप प्लास्टिक के बर्तनों में आप जब बार-बार करेंगे तो वो आपकी हेल्थ के लिए डेंजरस है, क्योंकि जब हीट उसके साथ आपके फूड के साथ इन कॉन्टैक्ट आती है तो वो केमिकल रिलीज़ करती है। मेल्ट होता है तो वो केमिकल रिलीज़ करता है। डेफ़िनेटली तो वो उस तरह से है। मरियम, प्लास्टिक की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और एकदम से उसको ख़त्म कर देना, क्योंकि अरबों रुपए लगे हुए होते हैं और फिर हमारे मुल्क की माशी सूरत हाल से भी आप वाकिफ़ हैं, क्या ये मुमकिन है? देखिए, आप किसी भी इंडस्ट्री के ऊपर जब भी इस तरह की घेरा तंग करने की कोशिश करेंगे तो हमेशा ऐसे ही शोर मचाएंगे। अगर आप एयर क्वालिटी की बात करें तो उसमें भी आप इंडस्ट्रीज़ को चेक कर लें, हुकूमत उनको कितना टाइम देती है कि आपको ये ड्यूरेशन दिया जाता है, आप इसमें क्लीन टेक्नोलॉजी यूज़ करें। आप सर्वे करके देख लें कि कितनी इंडस्ट्रीज़ में इम्प्रूवमेंट आती है। ऐसा कभी भी नहीं होता। 2013 में एक रेगुलेशन आई थी जिसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल जो मटेरियल्स थे उनके ऊपर बैन आया था और उसमें इंपोर्ट, सेल, मैन्युफैक्चरिंग हर चीज़ पे था। 2013 में भी इंडस्ट्री ने यही शोर मचाया कि हमें टाइम चाहिए, हमें ऑल्टरनेटिव चाहिए, हमें हुकूमत क्या दे रही है, क्या नहीं दे रही है, लेकिन उस पे कुछ भी नहीं हुआ। इंडस्ट्रीज़ किसी ऑल्टरनेटिव के साथ कम अप नहीं हुई। लेकिन इस दफ़ा भी आप देखें कि आपको जो डिफरेंट थिंक टैंक्स हैं, जो डिफरेंट रिसर्चर्स हैं, जो डिफरेंट स्टूडेंट्स जो साइंसदान हैं, वो उनको सजेस्ट कर रहे हैं कि आप प्लास्टिक के बैग ही बनाने हैं ना, आप बैग की जगह आप कॉटन बैग बनाना शुरू कर दें, आप दूसरे मटेरियल के जूट बैग बनाना शुरू कर दें। देखें, जब उनके घेरा तंग होगा तो वो खुद ब खुद मार्केट अपने आप को एडजस्ट करती है, वो खुद ब खुद ऑल्टरनेट इमर्ज होने शुरू हो जाएंगे। आप देखेंगे बेहतरी की तरफ जाएंगे। लाहौर की तरफ बात की आपने, लाहौर का जो सबसे बड़ा इशू एयर पोल्यूशन से रिलेटेड है वो स्मोक का, और स्मोक की वजह से हम देखते हैं कि ना सिर्फ अमवात होती हैं बल्कि लोग इतने परेशान होते हैं कि ट्रैवल बैन हो जाता है, मोटरवे बंद हो जाती है। तो ये इशू इतने अरसे से चलता आ रहा है। अब हम माहौलियाती आलूदगी पे बात कर रहे हैं तो बात चल निकली है, इसका सलूशन हुकूमत अभी तक देने में नाकाम क्यों है? देखिए, जो करंट गवर्नमेंट जैसे मैंने बताया उनका फोकस तो है, उनका क्लीन एंड ग्रीन एजेंडा है जिस पर वो काम कर रहे हैं। शायद कैपेसिटी और प्रायोरिटीज़ और पॉलिटिकल विल की ये बात ज़्यादा आती है जिसमें होती है। लकीली करंट गवर्नमेंट की तो है, लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी प्लीज़, दरख्त लगाना बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी बात है, दरख्त लगाएं। लेकिन गवर्नमेंट सिर्फ ये प्रमोट करने की कोशिश कर रही है कि अच्छा 10 बिलियन ट्रीज नामी है, वाओ दैट्स इट। लेकिन आपके क्लाइमेट चैलेंजेस को, क्लाइमेट क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए सिर्फ दरख्त ज़रूरी नहीं है। मैं ये नहीं कहना चाह रही कि दरख्त इंपॉर्टेंट नहीं है, दरख्त बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर लगाएं। 10 बिलियन ट्रीज सुनामी ज़रूर सक्सेसफुल होना चाहिए। लेकिन आपके इंडस्ट्रियल एमिशंस, आपकी व्हीकुलर एमिशंस, जो 80% आपकी व्हीकुलर एमिशन कंट्री में कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं, आप उनके इंजन्स पे काम करें। 2030 तक इलेक्ट्रिक कार पॉलिसी गवर्नमेंट लाने जा रही है जिसमें उन्होंने कहा है कि 30% न्यू कार परचेसेस होंगी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। अब आप देखें कि जो आपकी एग्जिस्टिंग कार्स हैं उनका क्या होगा, उनके इंजन का क्या होगा, उसकी अपग्रेडेशन पे कोई गवर्नमेंट का प्लान नहीं है। इसी तरह आपकी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में जब आते हैं, जैसे स्मोक की आपने बात की, उसमें गवर्नमेंट ने क्या किया कि सिर्फ ब्रिक किल्न्स पे फोकस कर लिया। ब्रिक किल्न्स आपके सिर्फ 20% एयर एमिशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आपके जो बाकी की कंट्रीब्यूशन है उसके लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया और उसी को सेल किया कि अच्छा ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी इट्स गुड। ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी की 20% एमिशंस ही बहुत होती हैं, उनको भी आपने मिनिमाइज़ करने की कोशिश की, लेकिन आपको हर एक एमिशन को क्वांटिफाई करके कि उसके सोर्सेज क्या हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको स्टेप लेने पड़ेंगे। तो यानी आप कह रही हैं कि पंजाब में मुमकिन है ये, लेकिन हुकूमत की कैपेसिटी इतनी नहीं है। तो क्या इस तरह हो सकता है कि प्राइवेट इदारे जो हैं उनके साथ, जो NGOs इस पे काम कर रही हैं, उनके साथ कोलैबोरेशन में जो है इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कराया जाए? अगर इस्लामाबाद की बात की जाए, स्पेसिफ़िकली जो हमारा टॉपिक था प्लास्टिक फ्री इस्लामाबाद, उसमें ये हुकूमत का सिर्फ आप कह सकते हैं इक़दाम है, या फिर ये कोलैबोरेशन में साथ होंगे बाकी निजी इदारे भी?
इसमें वर्कआउट करें? नहीं, डेफिनेटली गवर्नमेंट ने डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया हुआ है इसमें, जिसमें एनजीओज़, आईएनजीओज़ हैं आपकी, इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर है, कुछ इंडस्ट्रीज़ जो मैंने आपको बताया उनको भी उन्होंने ऑन बोर्ड लिया था, ऑल्दो उनके भी कंसर्न से मीडिया को ऑन बोर्ड लिया हुआ है। लेकिन इसमें मैं ज़रूर क्रेडिट अपोजिशन को भी देना चाहूँगी। शाहिद रहमान साहिबा ने प्लास्टिक पोल्यूशन के अगेंस्ट बहुत ज़बरदस्त उन्होंने काम किया। उन्हें पार्लियामेंट को प्लास्टिक फ्री पार्लियामेंट जो है वो अनाउंस किया था करने के लिए। तो सिर्फ गवर्नमेंट ने इस पे अपोजिशन भी बड़ी एक्टिवली काम किया। मुशाहिदुल्लाह खान ने जो है इस पर बड़ा काम किया, और उन्होंने इससे पहले चूँकि उनके पास पोर्टफोलियो भी था, और फिर हमने देखा कि उन्होंने इस इशू को हाईलाइट किया कि सालाना 500 जो है अरब का शॉपिंग बैग इस्तेमाल हो रहा है, और इसको किस तरह से मिनिमाइज़ किया जा सकता है। पॉलिटिकल कंसेंसस ज़रूरी होता है, लेकिन अवामी शऊर किस हद तक ज़रूरी होता है, इसकी बात हमने की और इसकी बात हम आगे भी करेंगे। क्या कैंपेन्स रन की जा सकती हैं एडवर्टाइजमेंट के अलावा? कम्युनिटीज़, आप कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करें, आप बच्चों को इन्वॉल्व करें, आप यूथ को इन्वॉल्व करें, क्योंकि यूथ आपका ज़्यादातर सोशल मीडिया पे बैठा होता है, तो सोशल मीडिया को आपको यूज़ करना पड़ेगा। देयर इज़ नो वे आउट। और ऐसे भी 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की एज है, तो इसमें टेक्नोलॉजी को यूज़ किए बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा इसमें HEC का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। हम यूनिवर्सिटीज़ में, आपने भी पढ़ा, हमने भी पढ़ा, वही जो 20 साल 15 साल पहले प्रोफेसर्स ने प्रेजेंटेशन स्टार्ट की होती, वही घिसी पिटी हम पढ़ रहे होते हैं। ग्लोबली क्या चल रहा है स्टूडेंट्स को कुछ पता नहीं होता। बहुत रेयर आपकी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिसमें लेटेस्ट आपको नॉलेज या लेटेस्ट आप स्टूडेंट को सिखाया जाता है कि इसमें क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो इसमें अवेयरनेस से रिलेटेड सेशंस ज़रूर, और टॉक्स जो डिफरेंट एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी अरेंज कराने चाहिए। इसके अलावा सिलेबस में चेंज, HEC का यहाँ पर रोल बहुत इंपॉर्टेंट। करिकुलम चेंज करना चाहिए, स्पेशली इन्वायरमेंट से रिलेटेड, इन्वायरमेंट पोल्यूशन से रिलेटेड और इन्वायरमेंट इश्यूज से रिलेटेड। एग्जैक्टली जो आपके स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स हैं यूनिवर्सिटी लेवल पर, डेफिनेटली वो तो नो हाउ आपको देते ही हैं, वो भी लेटेस्ट आपको उस तरह से नहीं दे रहे होते। लेकिन स्कूल लेवल पर, जैसे मैंने पहले ही बताया कि बच्चों को जो आप एजुकेट करते हैं वो आपकी जनरेशन्स की इन्वेस्टमेंट होती है। तो अगर आप एक चैप्टर भी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन पे या इन्वायरमेंटल क्राइसिस पे या क्लाइमेट चेंज क्राइसिस पे रखेंगे, तो बच्चों को बचपन से लेकर उसका शऊर होगा और उन्हें पता चलेगा कि हमने करना क्या है इससे रिलेटेड। अच्छा मरियम, क्या लास्ट मैसेज है जो आप देना चाहेंगी आवाम को, स्पेशली इन्वायरमेंट के हवाले से? इतना काम करते हैं आप लोग एनवायरनमेंट पे, तो सबसे ज़्यादा हर्डल कहाँ आती है? हर्डल्स तो हर उस जगह आती हैं जो हम ना करना चाहें, लेकिन जो हम काम करना चाहें उसमें कोई हर्डल नहीं आती है। मेरा आपके प्रोग्राम के तवज्जुद से सिर्फ एक ये मैसेज है कि प्लास्टिक की आपने बात की, तो आप अपने लेवल पे प्लीज़ प्लास्टिक बैग्स जो हैं उनका यूज़ अवॉइड करें। आप घर में एक थैला रखें, कपड़े का थैला रखें, जो आपका जीन्स जो आपने नहीं पहना आप उससे प्रोड्यूस करवाएं अपने टेलर से, और उसी को आप बार बार यूज़ करें। इसके अलावा स्ट्रॉस को आप अवॉइड कर सकते हैं। जैसे आप पब्लिक प्लेस से बाहर जा रहे हैं, आउटिंग पे जा रहे हैं, तो आप शॉपकीपर को कहें कि हमें जूस के साथ स्ट्रॉ नहीं चाहिए। इसी तरह आप जो प्लास्टिक बॉटल्स हैं उनको अवॉइड कर सकते हैं। इस तरह के छोटे छोटे स्टेप्स हैं। इसके अलावा जो व्हीकुलर एमिशंस की मैंने बात की, तो उसमें अगर घर के 4 अफराद हैं, चारों के पास गाड़ियाँ हैं, तो आप मैनेज करके एक गाड़ी में बाहर निकलें या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, उससे एमिशंस आपकी कम हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मेरी मुराद जो एयर एमिशंस करती हैं उनके साथ नहीं है, बल्कि जो आपके गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली, आप उनको यूज़ करें, उससे एनवायरनमेंट में एमिशंस भी कम होंगे। जी नाज़रीन, मरियम शब्बीर हमारे साथ मौजूद थी और बड़ी वैल्यूएबल डिस्कशन रही उनके साथ एनवायरमेंटल पोल्यूशन पर, एयर पोल्यूशन पर और दीगर मौज़ूआत पे भी हमने उनसे बात की एनवायरनमेंट से रिलेटेड। हम एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और बात हो रही है मौसमियाती तब्दीली पर। प्लास्टिक बैग्स जो हैं उन पे बात हो रही है। इस्लामाबाद को प्लास्टिक फ्री किया जा रहा है, यानी आप शॉपिंग बैग 14 अगस्त के बाद से आप इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, और जो इस्तेमाल करेगा उसको पहले हुकूमत आगाह करेगी कि ना इस्तेमाल करे, और उसके बाद अगर
टू सम एक्सटेंट किसी ज़्यादा हद तक जाता है इसका इस्तेमाल, तो उन जो अफराद हैं उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन भी हो सकता है। हमारे साथ दो इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, फ़हाद रिजवान साहब और सलमान रिजवी साहब मौजूद हैं, और दोनों इन्वायरमेंट पे काम करते हैं, एक्टिविस्ट भी हैं और इसके साथ साथ गहरी नज़र भी रखे हुए हैं इस इशू को लेके, प्लास्टिक बैग्स के इशू को लेके। फ़हाद रिजवान से मैं आगाज़ करना चाहूँगा। फ़हाद, वेलकम टू द शो। सबसे पहले ये बताएं कि ये कितना ज़रूरी है कि प्लास्टिक बैग्स के हवाले से कवायद और ज़वाबित तय किए जाएं? शुक्रिया कंबर, आपने ये सवाल उठाया है। यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन का सवाल है। ये जो कानून साजी है ये तो पहले भी होती चली आई है। पहली मरतबा ऐसा नहीं हुआ कि इस्लामाबाद के अंदर या किसी भी इदारे के अंदर इन्होंने कहा हो कि ये प्लांट हमने जो है प्लास्टिक हमने बैन कर देने हैं। ये पहले भी बात बहुत मरतबा हो चुकी है, कानून साजी भी इस वाले से बहुत मरतबा हो चुकी है। जहाँ पे मामला आके ख़राब होता है वो ये है कि इन कवानीन की कतन कहीं पर भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो आप लाख कवानीन बनाते रहें, आप लाख सरकारी सतह पर इसकी जो है वो यकीन दहानी कराते जाएं कि हम फ़लाँ तारीख के बाद हम ये प्लास्टिक को बैन कर देंगे। NGOs जो हैं वो लाख लोगों को इस पे सेमिनार करती रहें, हम जैसे एक्टिविस्ट जो हैं लोगों को इस पे बावर करवाते जाएं कि प्लास्टिक जो है एक बुरी चीज़ है। जब तक इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी कायम नहीं होगी और इस कानून पर अमल दरामद यकीनी नहीं बनवाया जाएगा, तो हम भूल जाएं कि इस किस्म के जो ऐलानात हैं ये कोई ग्राउंड पे अपना इम्पेक्ट रखेंगे। फ़हद, आप क्या समझते हैं ये जो प्लास्टिक फ्री करने वाला मंसूबा है, क्या इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल है? इससे पहले हमारे साथ मरियम मौजूद थी और मरियम ने कहा कि जिस तरह हुंज़ा में हुई है, इस्लामाबाद में चूँकि एक छोटी इंडस्ट्री है प्लास्टिक की, इसलिए मुमकिन है कि इस्लामाबाद में भी प्लास्टिक फ्री हो जाए, इस्लामाबाद को कर दिया जाए, और इस हवाले से हुकूमत बड़ी कमिटेड नज़र आ रही है। तो बीइंग एक्टिविस्ट आप मॉनिटर भी करते रहते हैं हुकूमत की तरफ से जो ऐलान किए जाते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, क्या सिर्फ ये महज एक ऐलान है या फिर इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल है? प्रैक्टिकलिटी का जहाँ तक मामला है वो तो जैसे मैंने पहले बात की कि ऐलानात तो पहले भी बहुत मरतबा हो चुके हैं, इम्प्लीमेंटेशन सिफर है। दूसरी चीज़ ये कि इसके साथ एक इंडस्ट्री जुड़ी हुई है, लोगों का रोज़गार वाबस्ता है। प्लास्टिक बैग्स वो बनाते हैं और उससे उनका जो है वो अपना घर उनका चलता है। एक माइक्रो फाइनेंसिंग सॉर्ट ऑफ एक हाउस होल्ड किस्म की एक आप कह लें इंडस्ट्री है। तो सवाल पैदा ये होता है कि अब इस इंडस्ट्री को मुतबादिल आप क्या देंगे। यहाँ पर बात की गई थी कि हम डिग्रेडेबल बैग्स जो हैं वो लॉन्च करेंगे। अब जो डिग्रेडेबल बैग्स हैं उस हवाले से भी दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि वो कितने एक डिग्रेड करते हैं। बहुत सी रिसर्च ऐसी हैं जो कि बताती हैं कि जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बैग्स हैं वो ज़्यादा ख़तरनाक हैं, क्योंकि जब वो डिग्रेड होते हैं तो वो माइन्यूट पार्टिकल्स जो हैं वो ज़मीन में चले जाते हैं और वो फिर आपकी जो वाटरवेज हैं और जो नेचुरल आपका सॉइल है उसको इरोड करते हैं, वो जहरीली हो जाती है, वो टॉक्सिक हो जाती है। तो एक तो ये मसला है। दूसरा उसमें यह है कि हमारे मुल्क में प्लास्टिक तो पिछले 30 से 40 साल की एक हिस्ट्री है, ये आया। उससे पहले भी ज़ाहिर सी बात है यहाँ इंसान बसते थे, लोग बसते थे, वो शॉपिंग भी करते थे, वो ग्रोसरीज भी लेके आते थे। तो थैले जो कपड़े के होते थे वो थे खाकी कागज़ के अंदर, जो है हमें याद है हमारे बचपन में चीज़ें मिला करती थी, हम यूज़ किया करते थे। तो गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करवाना है और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसको इस तरफ लेके आना, उसको आना है इस तरफ, और हो सकता है कि वो एग्जिस्ट भी करें। तो ऐसी सूरत में तो गवर्नमेंट को अपनी फिर जो रिट है वो इंश्योर करनी पड़ेगी, उसमें शायद थोड़ी सख्ती भी करनी पड़े, तो उनको फैसिलिटेट भी करना पड़ेगा। तो क्या इस किस्म का कोई एजेंडा या इस किस्म का कोई लॉन्ग टर्म प्लान मिनिस्ट्री के पास है, गवर्नमेंट के पास है? अभी तक हमें तो इल्म नहीं है इस चीज़ का कि उन्होंने कोई प्लान दिया हो कि उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। सलमान रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान साहब, वेलकम टू द शो। सलमान साहब, बताइएगा कि कितना ज़रूरी है कि प्लास्टिक को एलिमिनेट किया जाए? बहुत बहुत शुक्रिया कंबर। आज इस मौजू पे हम बात कर रहे हैं। दिन भर टीवी चैनल्स पे हम प्रोग्राम्स देखते रहते हैं, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे बात हो रही होती हैं, तो बड़ा अच्छा है कि इस तरफ भी बात करने के लिए कुछ वक्त निकाला गया। प्लास्टिक हमारी ज़िंदगी में इस हद तक दाखिल हो चुका है और हमारे हाउस होल्ड्स का हिस्सा बन चुका है, जो कि जिसको कि यकसर तो बहरहाल ख़त्म नहीं किया जा सकता। मगर आप इस हवाले से देखें कि जो एक मेन कल्प्रेट है प्लास्टिक पोल्यूशन का, शॉपिंग बैग। जब आप किसी भी शॉप पे जाते हैं और कोई अंडे, ब्रेड
और दूध लेके आते हैं तो वो एक शॉपर में जिसको आपको देते हैं, क्या हम ने कभी सोचा कि इस शॉपर का मुस्तकबिल क्या होता है? आप उसको लेने के बाद और उसको डस्टबिन में फेंक देते हैं और ये फर्दर आगे गार्बेज में कहीं ना कहीं चला जाता है, मगर ये कहाँ जाता है? ये एग्जिस्ट करता है। हर चीज़ डिग्रेड होती है, बट कभी सोचा कि ये कितने अरसे में एक प्लास्टिक का आम शॉपिंग बैग जिसमें को हम दुकानों से चीज़ें लाते हैं, ये 400 साल से ज़्यादा ज़्यादा लगाता है जिंदा, degrade होने में। ये ज़िंदा रहता है। और ये 400 साल तक क्या करता रहता है? ये कहीं ना कहीं क्लॉगिंग करता रहता है, ये सॉइल की क्वालिटी को ख़राब कर रहा होता है, ये एटमॉस्फेयर को डैमेज कर रहा होता है। इनफैक्ट एक प्लास्टिक एक फोम है जो कि आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पे को क्लॉग कर रहा है यार। तो बहरहाल हम छोटे थे तो देखते थे कि बाज़ार से कोई चीज़ ला रहे हैं तो कागज़ की थैलियों में लेके आते थे, वो वक्त था यकीनन एक, ठीक है। और या फिर और बहुत सारी चीज़ें जमा हो जाती थी तो हम एक टोकरी या कपड़े का थैला लेके आते थे। ये हम सब ने देखा हुआ है अपनी ज़िंदगियों में। आहिस्ता आहिस्ता ये प्लास्टिक आता चला गया। इसको ख़त्म करने के लिए बहरहाल इक़दामात करने होंगे। और सलमान साहब, अब हम आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि ये हमारी ज़िंदगियों में आता चला गया और इतना आया कि इसने अल्टीमेटली रिप्लेस कर लिया जो कागज़ के बैग्स हैं, जो थैले हैं हमारे, उनकी जगह प्लास्टिक यूज़ होने लगा। लेकिन अब हमने दोबारा जाना है कागज़ के जो लिफाफे हैं उन पर, या फिर जो कपड़े के थैले हैं। तो ये बज़ाहिर एक मुश्किल काम लगता है, क्योंकि इस्लामाबाद में अगर यूजेज देखा जाए इस शॉपिंग बैग का, तो आप देखें कि हर ग्रॉसरी के स्टोर पे आपको नज़र आएगा, हर बाज़ार में आपको ये नज़र आएगा, चाहे वो वेजिटेबल मार्केट हो, चाहे आप सौदा लेने जा रहे हो, या फिर आप गोश्त वगैरह की दुकान पर भी हों, तो हर चीज़ तकरीबन प्लास्टिक के बैग में डाल के दी जा सकती है। हुकूमत की जानिब से जब ये ऐलान किया गया तो बड़ा खुशाइन था, हम भी खुश हुए, और हम तो इतना खुश हुए कि इस पे पूरा शो कर रहे हैं नाजरीन। लेकिन हम इस पे बात कर रहे हैं, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, या ये सिर्फ महज एक ख्वाब है जो कि देखेंगे कि 14 अगस्त के बाद भी प्लास्टिक के लिफाफे हम उसी तरह अगर यूज़ हो रहे हुए तो बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होगी। बड़ी अच्छी बात की कंबर, आपने ये कहा कि क्या ये मुमकिन है कि इनको ख़त्म किया जा सकता है, और इसके साथ ही आपने ये भी कहा कि एक वक्त था जब कागज़ के थैलों में और टोकरियों में और कपड़ों के थैलों में चीज़ें आती थीं और हम इस्तेमाल करते। तो इसका मतलब है कि मुमकिन तो है, क्योंकि जब ये पहले मुमकिन था तो दोबारा हो सकता है। ये किसी बाज़ वजूहात की वजह से आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफॉर्म हो गया ये प्लास्टिक पॉलीथीन हमारी लाइफ में। हाँ, इसको ख़त्म करने के लिए ज़रा सख्त इक़दामात करने पड़ेंगे, ज़रा ज़्यादा कोशिशें करनी पड़ेंगी, लोगों को बताना पड़ेगा, इसके नुकसानात की तरफ आना पड़ेगा। और जैसे मेरे दोस्त फ़हद ने कहा कि डेफ़िनेटली इसके बैक एंड पे एक इंडस्ट्री है जिसके साथ लाइवलीहुड जुड़ा हुआ है बहुत सारे लोगों का, तो यकीनन उस एंड पे भी गवर्नमेंट लेवल पे काम करना पड़ेगा कि उनको कुछ मुतबादिल दिए जाएं। यकीनन ये एक बहुत ज़रूरी फैक्टर है। फ़हद, बहुत वैलिड पॉइंट है। क्या हुकूमत की जानिब से जो दरख्त लगाए जा रहे हैं, आम तौर पर क्या मुशाहिदा है, उनकी केयर, उनको पानी दिया जाता है? क्या वो धूप में सूख तो नहीं जाते? क्या वो दरख्त किसी ने उखाड़ के उसे फेंक दिया, किसी के तशद्दुद का निशाना तो नहीं बन जाते? कंबर, इसमें सबसे बड़ा मसला ये आता है कि मतलब मैं आपको अपनी मिसाल दूंगा कि हम लोग कोई NGO नहीं है, हम लोग एक वॉलंटियर ग्रुप हैं जो कि डोनेशंस लेके हम लोग पूरे पाकिस्तान से कलेक्ट करते हैं, पाकिस्तानियों से, और फिर हम पाकिस्तान में दरख्त लगाते हैं। और वो दरख्त भी हम 4 से 5 फुट ऊंचे लगाते हैं कि उसको कम से कम केयर की ज़रूरत हो। और उस सिलसिले में भी गवर्नमेंट हमें जो है अक्सर बेशतर ये कहा तो जाता है कि हम उनको पानी लगाएंगे, मगर आप यकीन करें कि हमें अपनी जेब से जो है पैसे डाल के वाटर टैंकर्स को जो है वो पानी डलवाना पड़ता है। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आफ्टर केयर उनकी कितनी होती है, तो बहुत माजरत के साथ, और अगर ये कोई गवर्नमेंट का नुमाइंदा, कोई सरकारी नुमाइंदा, खान साहब अगर ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो उनसे ये अपील है कि खुदारा जाने तवज्जो करें कि एक ये अच्छा इनिशिएटिव है जो कि इस गवर्नमेंट का है। 70 साल में पहली मरतबा पाकिस्तान में हुकूमत आई और ये बात कर रही है। तो जो दरख्त लग रहा है, अगर उसको सिर्फ 2 साल तक आप उसकी प्रॉपर वाटरिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें, आप 10 करोड़ दरख्त ना लगाएं, आप 5 करोड़ दरख्त लगा दें, प्रोवाइडेड कि उनकी वाटरिंग जो है वो प्रॉपर हो रही है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जो दरख्त आप लगा रहे हैं वो इंडिजिनस दरख्त लगाएं, वो ऐसा दरख्त लगाएं जिससे परिंदा आके बैठे, जिससे छाँव हो, जिससे शेड जनरेट हो, तो उसको कम से कम केयर की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप सिर्फ़ और सिर्फ हमारे ये 2 काम कर दें कि जो दरख्त वॉलंटियर्स लगा रहे हैं उसको सिर्फ आप वाटरिंग कर दें। दूसरा ये कि जो इंडिजिनस दरख्त हैं उनको लगाने की इजाज़त दी जाए। ये बात बहुत अहम है जो अक्सर हम हर फोरम पे उठाते हैं
कि आमतौर पे ऐसे दरख्त लगाए जाते हैं जो इंडिजिनस नहीं होते, उनकी कोई यूटिलिटी नहीं होती, वो बेसिकली एक्जॉटिक स्पीशीज़ होती हैं जिस पे ना कोई परिंदा आके घोंसला बनाता है। मतलब आपने दरख्त लगा दिए हैं बेहदो साहब, आपने सरसब्स कर दिया, मगर परिंदा नज़र नहीं आता। इसकी वजह ये है कि परिंदा तो उस पर आए जिससे फल लगेगा, तो उन दरख्तों पे ना फल लगता है, उनके ना साए पे कोई बंदा सो बैठ सकता है। तो ये आप मलूज़ रखें कि जो दरख्त लगाएं इंडिजिनस लगाएं, फलदार दरख्त लगाएं तो बहुत अच्छा है, और वाटरिंग सबसे अहम है कि जो दरख्त लगाएं उसको प्रॉपर वाटर करें। हुकूमत की जानिब से ये जो इनिशिएटिव लिया गया है, इसको हमारे तीनों पैनलिस्ट और एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स ने बहुत ही मुस्बत कदम करार दिया। हम एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। और एक और मौजू जिस पर हमने आज बात करनी है वो वाटर पोल्यूशन है। वाटर पोल्यूशन पे बात करेंगे क्योंकि यही प्लास्टिक बैग जब पानी में जाते हैं तो वो सीवरेज का निज़ाम भी निकारा बना देते हैं। और इसके साथ साथ अगर इस्लामाबाद में रावल डैम की बात की जाए तो बहुत सारी न्यूज़ ऐसी आई हैं कि रावल डैम में मछलियाँ जो हैं वो मरने लग गई, कोई ऐसे केमिकल्स छोड़ दिए गए। इसके अलावा प्लास्टिक बैग लाखों की तादाद में जमा हो गए पानी में, फिर उनको निकाला गया, बड़ी मुश्किल हुआ उन्हें निकालना। तो वाटर पोल्यूशन एक बहुत बड़ा मसला है। फ़हद, इसको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है? वाटर पोल्यूशन और उसके साथ साथ एयर पोल्यूशन, तो ये तो दो चीज़ें ऐसी हैं कि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये हल होती कम से कम मुझे नज़र नहीं आती। इसकी वजह यह है कि इसके साथ एक इंडस्ट्रियल माफिया, एक कॉर्पोरेट माफिया जुड़ा हुआ है। आपने रावल डैम की बात की कि वहाँ पर जो फ़िशेस थी वो मर गईं, और उसमें वो फ़िशेस क्यों मरी? क्योंकि उसमें जहरीला पानी छोड़ा गया। वो जहरीला पानी कहाँ से आया? वो उसके एजिस पे जो हैं डैम की उस पर जो है इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है उस पर वो था। यही मामला इस वक्त पाकिस्तान के तकरीबन तमाम दरियाओं का हो चुका है कि वहाँ पर बग़ैर किसी प्रोसेस के हमारे जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो छोड़ दिया जाता है, उसको प्रोसेस नहीं किया जाता। इसी तरह से जो हमारी फ़ज़ा है वो जहरीली हो चुकी है। हमारे जो भट्टे हैं वहाँ पर, मतलब आप ये इमेजिन करें कि जो पुराने टायर हैं उनको जलाया जाता है, और उससे जो कार्बन इमिशन होता है, और एक इंतहा का एक ख़तरनाक किस्म का सिनेरियो बनता चला जा रहा है, जिसका इम्पेक्ट अभी हमें तो पता नहीं चलेगा, मगर एक वक्त आएगा। जैसे अभी रिसेंट कुछ रिपोर्ट्स आई कि पाकिस्तान में 22 लाख लोग जो हैं वो एनुअली एयर पोल्यूशन से मर रहे हैं। हो सकता है कि आप ये कहें कि ये तो फिगर बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये बात दुरुस्त है कि वो डायरेक्ट उससे नहीं मर रहे, वो अगर वो कैसे मर रहे हैं, वो सांस की बीमारियों में शिकार हो रहे हैं। लेकिन उससे मुल्हिक कोई मुल्हिक अगर आप इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो दरियाओं में छोड़ देंगे, उन दरियाओं से जो है फिर वो सब्ज़ी काश्त होगी, वो ज़राअत में पानी इस्तेमाल होगा, उनको जानवर पिएंगे, और फिर बाद में आप वो सब्ज़ियाँ कंज्यूम करेंगे, वो गोश्त कंज्यूम करेंगे, आप उस फ़ज़ा में सांस लेंगे, तो आपको हेपेटाइटिस भी होगा, आपको जो है वो कैंसर भी डिफरेंट तरह के होंगे, आपको साइनस का, आपको सांस की तकलीफ़ होंगी, जिस नतीजे में जो है वो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बिल्कुल शटर कर जाएगी। सलमान साहब से मैं बात करना चाहूँगा। सलमान साहब, ये तो हमने देखा कि वाटर पोल्यूशन की वजह से इस्लामाबाद में काफ़ी मसाइल रावल डैम के में जो है मछलियों के मरने से हमें पता लगे। इसके अलावा सीवरेज के निज़ाम की भी अगर बात करें, लेकिन इस्लामाबाद तो बहुत हद तक डेवलप्ड है। अगर हम पंजाब की बात करें जहाँ पे हमारी इंडस्ट्रीज़ भी ज़्यादा हैं और वहाँ पे पोल्यूशन भी उसी हिसाब से है, रावी की बात करें तो आप देखते हैं कि उसके किनारे लाखों शॉप पर ढेर पड़ा होता है गंदगी का। तो उसको साफ़ करने पे और पंजाब में ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करने पे मेरा ख़्याल से ये बहुत बड़ा चैलेंज है हुकूमत के लिए। यकीनन बहुत बड़ा चैलेंज है। और वाटर पोल्यूशन के दो ही फैक्टर्स हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट और सीवरेज हमारा। अनफॉर्चुनेटली ये दोनों ही इस पर महकमे मौजूद हैं, डिपार्टमेंट्स हैं इसको चेक रखने के लिए। इसके स्पेशली इंडस्ट्रियल वेस्ट के लिए SOPs हैं कि अपने वो कैसे उसको न्यूट्रलाइज करके और उसको डिस्पोज उनको करना चाहिए। इसके सिस्टम भी मौजूद हैं, इसके कवानीन भी मौजूद है, बट अनफॉर्चुनेटली इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो इम्प्लीमेंटेशन इस मामले में, इंडस्ट्रियल वेस्ट के मामले में, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन को बहुत स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा
और उसको दे हैव टू मेक श्योर कि ये इम्प्लीमेंट हो। एंड सेकेंडली जो हमारे म्यूनसिपल सर्विसेज हैं वो बहुत ही उनके लिए जो सीवरेज है उसका डिस्पोजेबल एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। तो जल्द से जल्द, जैसे कि हमारे यहाँ एक निज़ाम है कि जान छुड़ाने के लिए उसको करीबी किसी न किसी दरिया में उसको डिस्पोज कर दिया जाता है। तो इन दोनों चीज़ों पे चेक रखना पड़ेगा। वाटर पोल्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हमारे यहाँ जो पंजाब की आप बात कर रहे हैं, टोटल इरिगेशन सिस्टम हमारा जो है, जो नेटवर्क है, उसको क्लीन रखने के लिए इंडस्ट्रियल वेस्ट और सीवरेज सिस्टम पे जो है ना हमें बड़ा स्ट्रिक्ट चेक रखना पड़ेगा। फहद रिजवान साहब, मुझे ये बताएं कि ग्लोबल वार्मिंग जो कि एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है और जिसकी वजह से क्लाइमेट बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है, आप क्या समझते हैं कि हम किस तरह से उसमें अपना कंट्रीब्यूशन डाल सकते हैं? क्या हम प्लांटेशन ड्राइव्स इंडिविजुअल्स को करनी चाहिए, या इसके साथ साथ जो हुकूमती सतह पर कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो लिए जा सकते हैं जिससे पाकिस्तान की पोजीशन ग्लोबल इंडेक्स पे बेहतर हो? इसमें जो ग्लोबल वार्मिंग है तो ये तो एक ग्लोबल इशू है, और पाकिस्तान जैसे मुल्क जिनके पास ऑलरेडी रिसोर्सेज बहुत थोड़े हैं, तो हम लोग तो जो रोल प्ले कर सकते हैं वो ये रोल है कि हम ख़ुद को किस हद तक इस ग्लोबल वार्मिंग के फिनोमेना से बचा सकते हैं। चाइना में एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था, बल्कि किया गया है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो थी वो आप जानते हैं बनाई गई थी मंगोलों के हमले से बचाव के लिए, जो कि ज़माने में चीन को बहुत बड़ा थ्रेट था कदीम दौर में। चाइनीज़ ये यकीन रखते हैं कि इस वक्त जो सबसे बड़ा थ्रेट है चाइना का वो ग्लोबल वार्मिंग है, और उसके लिए उन्होंने उसी विज़न को सामने रखते हुए ग्रीन वॉल ऑफ चाइना का इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि जो सहरा गोबी है उसको फैलने से रोकने के लिए, और बीजिंग और जितने भी कोस्टल सिटीज़ हैं, इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं, इनको बचाने के लिए, हीट वेव से बचाने के लिए उन्होंने ग्रीन वॉल बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि ये मिलियंस ऑफ एकड़ जो हैं वो उन्होंने एलोकेट कर दिए हैं, जहाँ पर वो दरख्त लगा रहे हैं ताकि जितनी भी गर्मी है और जितनी भी हीट वेव्स हैं उसको वो एब्जॉर्व कर सकें। हमारे मुल्क में भी बिलियन ट्री सुनामी मेरा ख्याल है एक हद तक उसी का ही एक एक्सटेंशन है। तो उसमें हम ये चाहेंगे कि कौम तो उसमें शामिल है ही, उसमें पाकिस्तान आर्मी भी, ऑलरेडी आर्मी बहुत हद तक प्लांटेशन करती है, आर्मी हैज़ रिसोर्सेज, तो वो भी सामने आए, फौज अपना किरदार अदा करे, क्योंकि ये भी एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। जितना बड़ा थ्रेट दहशतगर्दी है उतना ही बड़ा थ्रेट ग्लोबल वार्मिंग है। फहद, बहुत ज़रूरी आपने बात की, बहुत इंतहाई अहम है कि जहाँ पे हमारे सरकारी इदारे या फिर रियासती इदारे काम कर रहे हैं वहाँ पे इंडिविजुअल को भी चाहिए अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं। और हमने आपसे पहले सेगमेंट में कहा था कि हम आपको कुछ लोगों से मुलाकात कराएंगे जिन्होंने अपनी आंखों से ईद के बाद जमा हुआ कचरा ट्रेल 5, ट्रेल 6 जो इस्लामाबाद में मारगला हिल्स हैं वहाँ पे देखा है। तो फहद, थोड़ा सा उसके बारे में भी बता दें, क्या कुछ देखा जब आप ईद के बाद गए और आपने वहाँ पे क्लीनिंग ड्राइव की? मेरे लिए तो जो मारगला, क्योंकि यहीं से ताल्लुक़ है रावलपिंडी इस्लामाबाद से, तो मारगला नेशनल पार्क इज़ लाइक अ सेकंड होम टू मी। तो ब्रूटी वहाँ पे एक चश्मा है, वहाँ पर इस तरह के बहुत से चश्मे मौजूद हैं। हुआ ये कि लोग वहाँ पे, अब चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, लोग जाते हैं, तस्वीरें वो किसी भी खूबसूरत मकाम की अपलोड कर देते हैं, तो ब्रूटी की तस्वीरें भी अपलोड कर दी गई। और वो एक ऐसी खूबसूरत झील के जिसमें आप देखते हैं कि मछलियाँ तैर रही हैं और ख़ूबसूरत परिंदे वहाँ पर हैं, और नीचे जो है वो सब्ज़ और नीला पानी जो है वो नज़र आता है आपको। एक जन्नत का एक समा होता है। और वहाँ पर ईद वाले दिन हमारे यहाँ से जो है बसेस गईं, और फिर उसमें, मतलब मैं अब नाम नहीं लेता, बहुत से उसमें लोगों का एक उसमें आवाम वहाँ पे हमारी गई और उसका बेड़ा गर्क कर दिया। वो ऐसा लग रहा था जैसे एक गंदे तालाब का जोहड़ होता है। और जब हम लोग वहाँ पे, फिर हमने ये कहा कि यार इसको तो साफ़ करना चाहिए। अगले रोज़ हम लोग ग्रीन स्क्वाड की हमने टीम जो थी इकट्ठी की, और हम लोग ईद वाले दिन वहाँ पे गए। और जब हम वहाँ पे गए तो आप यकीन करें कि वहाँ पर मछलियाँ मरी पड़ी थीं। जो पानी के चश्मे थे वो ऐसा लग रहा था जैसे वो गंदे तालाब का जोहड़ है। प्लास्टिक हम लोग हाथ डालते थे और हमारे जो थी वो प्लास्टिक की तहें जो थी वो निकलती थी। तो हमने वो एक इनिशिएटिव लिया और उसको साफ़ किया ब्रूटी को। मगर मामला ये है कि अब हम लोग जो हैं वो हर दफ़ा तो पहाड़ों पे जाके सफाई नहीं कर सकते। तो ये लोग जो ट्रेल्स पे जाते हैं, जो लोग पुरफज़ा सियाती मकामात पे जाते हैं, ये तो उनकी ज़िम्मेदारी है। अब हम अपना मैं बताते हैं कि हम जब जाते हैं तो हम तो अपने साथ एक दरख्त लेके जाते हैं, इंडिजिनस दरख्त लेके जाते हैं, जो कि हम वहाँ पे जाके प्लांट करते हैं। और साथ एक शॉपिंग हम बैगेज लेके जाते हैं, इसके साथ हम सफाई करते हुए वो सारा गंद जो है साथ कूड़ा अपने ले आते हैं। तो हमें, मेरा ख्याल है, ग्रास रूट लेवल पर एक कल्चर भी डेवलप करने की ज़रूरत है कि आप प्लास्टिक
अव्वल तो लेके ही ना जाएं, अगर लेके जा रहे हैं तो बराए मेहरबानी जहमत करें उसे ले आएँ वापस। हुकूमत को चाहिए कि ग्रास रूट लेवल पर भी कोई पॉलिसी बनाई जाए और यहाँ पे इंडिविजुअल जो हैं, जो आम शहरी हैं, इस्लामाबाद के शहरी, उन्हें भी चाहिए कि अपने माहौल का ख्याल रखें। हुकूमत का बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, स्पेशली ग्रीन एंड क्लीन इस्लामाबाद के हवाले से। अब जो ये इनिशिएटिव लिया गया है प्लास्टिक फ्री इस्लामाबाद, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इनिशिएटिव। आप कह सकते हैं जो मौसमियाती तब्दीली की वजारत है उसने बड़ा बोल्ड ये सालों में इनिशिएटिव लिया, यानी पाकिस्तान में इससे पहले हमें ये इनिशिएटिव नज़र नहीं आया। उम्मीद करते हैं कि ये बिल्कुल इम्प्लीमेंट होगा और इन लेटर इन स्पिरिट जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। हमने कोशिश की कि अपने प्लेटफॉर्म से वो तमाम चीज़ों, उन तमाम मौज़ूआत को हाईलाइट किया जाए जो कि आम तौर पर नहीं होते। आम तौर पे आप पॉलिटिकल डिबेट्स देखते हैं, आम तौर पे आप देखते हैं लड़ाई झगड़ा देखते हैं, लेकिन ये जो इश्यूज़ हैं ये ग्लोबल इश्यूज़ हैं और इन पर बात करना बहुत ज़रूरी है। यही वजह थी हमने आज इन मौज़ूआत को चूज़ किया और इस पर हमने एक्सपर्ट बिठाए जो कि ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं, जो कि हम आवाम में से ही हैं। हुकूमती ओहदेदार पॉलिसी बनाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन होती है और सोसाइटी का क्या किरदार होता है, इस पर हमने आज गुफ्तगू की। उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।